फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के विषय भौतिक विज्ञान की यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युति है, इस यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युति में 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आता है आपका विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर आता है इसके अंदर गाउस के नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तीसरा चैप्टर आता है इसके अंदर विद्युत विभव, और चौथा चैप्टर आता है आपका विद्युत धारिता। तो यूनिट फर्स्ट जो है स्थिर वैद्युत की, वो 4 चैप्टरों से मिलकर बनी हुई है। पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस के नियम एवं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव और चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। और इन चारों चैप्टरों का जो अंक भार है वो 7 नंबर का है। मतलब इन चारों चैप्टरों में से, इसका मतलब इस यूनिट में से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि स्थिर वैद्युत की क्या होती है, और स्थिर वैद्युत की समझने से पहले अपन ये समझेंगे कि वैद्युत की क्या होती है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वैद्युत। वैद्युत की जो शब्द है ये विद्युत से बना है, और विद्युत जो होता है वो आवेश से उत्पन्न होता है। इसका मतलब वैद्युत का मतलब विद्युत और विद्युत का मतलब आवेश। तो वैद्युत की जो है वो सीधी सी बात है, क्या है? आवेश। तो वैद्युत की क्या होती है? वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अपन आवेश एवं आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। वैद्युत की कहलाती है। वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन आवेश एवं आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, वैद्युत की कहलाती है। वैद्युत की निम्नलिखित 2 शाखाएं होती है। वैद्युत की निम्नलिखित 2 शाखाएं होती है। वैद्युत की निम्नलिखित 2 शाखाएं होती है। पहली होती है स्थिर वैद्युत की। वैद्युत की 2 शाखाएं होती है। पहली होती है स्थिर वैद्युत की और दूसरी होती है गतिक वैद्युत की। अब आपको यह पता पड़ गया है कि वैद्युत की का सीधा सीधा अर्थ है आवेश, और स्थिर का मतलब आपको पता होता है रुका हुआ, मतलब स्थिर आवेश। स्थिर वैद्युत की मतलब स्थिर आवेश। गतिक वैद्युत की का मतलब आवेश और गतिक का मतलब गतिशील आवेश। तो वैद्युत की 2 शाखाएं हैं, एक स्थिर वैद्युत की और एक गतिक वैद्युत की। वैद्युत की 2 शाखाएं हो गई, स्थिर वैद्युत की और गतिक वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की किसे कहेंगे? वैद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। वैद्युत की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप
स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं गतिक वैद्युतिकी कहलाती है। तो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी, और वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन गतिशील आवेश का अध्ययन करेंगे गतिक वैद्युतिकी कहलाएगी। जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है, ध्यान रखें इस बात को, ये महत्वपूर्ण बात है, जब भी आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसे ही आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही आवेश गतिशील अवस्था में आता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बताया था कि जब भी आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ये चारों के चारों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं। 1 2 3 4 ये चारों के चारों चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी में आते हैं, और स्थिर वैद्युतिकी में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए इन चारों चैप्टरों में अपन विद्युत क्षेत्र की बात तो करेंगे परंतु कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन चारों चैप्टरों में आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा। इसके पश्चात जब आप पांचवें चैप्टर पे आएंगे, पांचवें चैप्टर पे, तो पांचवा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा अपन बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आवेश को गतिमान कर दिया, ठीक है, यहां पर आवेश गतिमान होने की धारणा उत्पन्न हो गई। आवेश प्रवाह की दर, जब आवेश गतिमान होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए पांचवा चैप्टर अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा के बाद विद्युत धारा से संबंधित विद्युत परिपथ पढ़ेंगे। तो पांचवें चैप्टर में आप विद्युत धारा पढ़ेंगे और विद्युत धारा से संबंधित जितने भी विद्युत परिपथ हैं उनका अध्ययन अपन छठे चैप्टर में करेंगे। तो पांचवें चैप्टर में यह बता दिया गया कि आवेश का प्रवाह हो गया, मतलब गतिशील आवेश की अवधारणा उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात सातवें चैप्टर में अपन जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसे ही अपन सातवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सातवां चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और जैसे ही अपन सातवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक ही आपका आएगा ओरस्टेड का प्रयोग। और ओरस्टेड ये बताएगा कि जब आवेश का प्रवाह हुआ अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुई मतलब आवेश गतिशील हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ओरस्टेड अपने प्रयोग में यह सिद्ध करके दिखाएगा कि जैसे ही आवेश गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और सातवें चैप्टर से जैसे ही अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, इसमें विद्युत क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे। और इसके बाद सात के बाद आठवां चैप्टर, आपका नौवां चैप्टर और 10वां चैप्टर, यहां तक आप सारे के सारे चैप्टरों में आप गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सातवां चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आठवां चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, नौवां चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और 10वां चैप्टर है आपका प्रत्यावर्ती धारा। और इन सभी चैप्टरों में आप विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन करेंगे।